Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are in good health. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Today we will start our fourth lecture of Diversity of Vertebrates and I am your course instructor Sehri Shumar. बेसिकली आज हमने अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द फिशेस एंड सक्सेस इन वाटर। ठीक है, हमने बेसिकली सब फाइलम वर्टिब्रेटा स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिकली हेमी कॉर्डेट्स डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद हमने कॉर्डेट्स डिस्कस किए, उनके करेक्टर्स पढ़े और उसके बाद हमने कॉर्डेट्स को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था दैट आर सफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट और सफेलोकॉर्डेट्स के जनरल करेक्टर्स और उनकी जो है करेक्टर्स हम लोगों ने बेसिकली लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। वर्टिब्रेट्स की हमने मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया था और उस क्लासेस में से सबसे पहली क्लास है हमारे पास फिशेस की। ठीक है, तो फिशेस को हमने डिस्कस करना है, उनकी सक्सेस को डिस्कस करना है कि वो किस तरह से एक सक्सेसफुल एनिमल के तौर पर वाटर के अंदर रह रही हैं। ठीक है, कि जितने भी एनिमल्स वाटर के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हों या फिर इनवर्टिब्रेट्स हों, उन सब में से फिशेस जो है मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स हैं इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो हमने वो रीजंस डिस्कस करनी है व्हाई फिशेस आर मोर सक्सेसफुल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, व्हाई दे आर मोर सक्सेसफुल इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने इस सब फाइला में, इस सब क्लास में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करना है हमने। तो चलते हैं हम सबसे पहले फिश की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़िश एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो फिश की डेफिनेशन की तरफ देखें तो फिश क्या है। फिश वी रिकग्नाइज अ फिश एज एन एक्वेटिक वर्टिब्रेट। ठीक है, कि आपको पता है कि ये एक एक्वेटिक वर्टिब्रेट है जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं और बेसिकली वर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर जो है बैकबोन पाई जाती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कह रहे हैं। इसके अलावा गिल्स मौजूद होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन अगर अपेंडेजेस मौजूद हैं तो वो किस सूरत में होंगे, फिन्स की सूरत में। ठीक है, प्रॉपर लिम्स नहीं होते इनके अंदर बल्कि फिन्स होते हैं। यूजुअली अ स्किन विद स्केल्स ऑफ डर्मल ओरिजिन, और इनके अंदर जो स्किन होती है वो कवर होती है स्केल्स के साथ, और मुख्तलिफ तरह के स्केल्स की शेप हो सकती हैं डिपेंड अपॉन द स्पीशी। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्टर्स हैं फिशेस के, जो कि हम जो भी एनिमल्स जो कि इन करेक्टर से बिलोंग करेगा उन्हें हम फिश की कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में क्या था कि साइंटिस्ट जब ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी, फ़िश की स्पीशीज़ डिस्कवर नहीं हुई थी और ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई थी, तब क्या था कि जो तमाम इन्वर्टिब्रेट जिनके साथ हम फ़िश का लफ्ज़ लगा देते हैं, जैसे कि क्रे फिश, और इसके बाद हमारे पास क्रे फिश है, शेल फिश है, और इसके अलावा हम स्टार फिश, कटल फिश, जो कि सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनको भी फ़िश की कैटेगरी के अंदर ही प्लेस किया जाता था। लेकिन अब हम जानते हैं कि वो इनवर्टिब्रेट्स हैं और फिश को हम कहते हैं कि वो बेसिकली वर्टिब्रेट है। ठीक है, तो इसी तरह मुख्तलिफ तरह के जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं जो कि वाटर ड्वेलिंग एनिमल हैं। बेसिकली फ़िश को जो डिफ़ाइन किया जाता था एंशियंट हिस्ट्री में, उसमें क्या था कि तमाम एनिमल जो कि वाटर ड्वेलिंग है, ठीक है, वाटर में पाए जाते हैं, वाटर में ड्वेल करते हैं, उनको फ़िश की कैटेगरी में प्लेस किया जाता था वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स। अब वाटर ड्वेलिंग एनिमल तो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स भी हैं जिनमें कटल फिश है, क्रे फिश है, स्टार फिश है, इसके अलावा एम्फीबियंस हैं, क्रोकोडाइल्स हैं और मुख्तलिफ तरह के हिप्पोपोटेमस, सील्स, वेल्स, जो कि सारी की सारे वाटर ड्वेलिंग एनिमल हैं, उन्हें भी फ़िश की कैटेगरी में प्लेस किया जाता था। लेकिन अब हम जानते हैं कि सील्स वगैरह, वेल्स जो हैं वो मैमल्स हैं और जो क्रोकोडाइल्स हैं और मुख्तलिफ तरह के एम्फीबियंस हैं, हिप्पोपोटेमस हैं, वो अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जबकि फ़िश जो है वो एक अलग कैटेगरी है वर्टिब्रेट्स की। तो जैसे जैसे जो है वो रिसर्च बढ़ती गई, फ़िश की स्पीशीज़ डिस्कवर होती गई, तो फ़िश को जो है एक अलग जो है कैटेगरी में प्लेस कर दिया गया, इनवर्टिब्रेट्स को अलग कर दिया गया। ठीक है, इनवर्टिब्रेट जिसमें क्रे फिश और कटल फिश वगैरह आ रही थी, उन सबको अलग कर दिया गया और उनको इनवर्टिब्रेट के फाइला में रखा गया और उसको फ़िश की डेफिनेशन से सेपरेट कर दिया गया। इसी तरह जो वर्टिब्रेट्स के फाइला थे जिसमें क्रोकोडाइल्स था और हमारे पास सील्स थी, वेल्स थी, जो कि मेनली वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स हैं, वाटर में रहते हैं, उनको भी फ़िश की डेफिनेशन से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फ़िश की प्रॉपर और मॉडर्न डेफिनेशन आई है उसमें क्या है कि फ़िश के अंदर गिल्स होते हैं, बेसिकली वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं और स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। तो ठीक है, जो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये 4 करेक्टर्स मौजूद होंगे उनको हम क्या कहेंगे कि वो फ़िश हैं, फ़िश की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जिसमें हमने मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया, फ़िश की डेफिनेशन से अलग किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आपको यहाँ पर एक और लफ्ज़ जो है वो मद्देनज़र रखना है। एक आप लफ्ज़ पढ़ते हैं फ़िश और एक होता है फ़िशेस।
ठीक है, तो अब इसमें ये नहीं कहना कि फ़िश जो है वो सिंगुलर है और फिशेस जो है वो प्लूरल है, बल्कि इसमें जो है वो एक अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। फ़िश की अगर हम बात करें जिसके अंदर हम बेसिकली हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये सिंगुलर है, बल्कि लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिंगुलर वर्ड है, बल्कि इसको हम प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फ़िश लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, फ़िश इज़ अ कैटेगरी या ग्रुप जिसके अंदर हम सेम स्पीशी रखते हैं फ़िशेस की। ठीक है, कि ऐसी स्पीशीज़ जो कि ऐसी जो है फ़िशेस जो कि सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करेंगी उनको हम फ़िश के अंदर रखेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ़िश। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिशेस को, मतलब दो स्पीशीज़ की डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल ये एक स्पीशी है हमारे पास फ़िश की और ये दूसरी है। ठीक है, ये नंबर 1 इसको मैं कर देती हूँ और ये 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं या दो स्पीशीज़ हैं फ़िश की, तब मैं इसे फ़िश नहीं कहूँगी, तब मैं इसे क्या कहूँगी, फिशेस। ठीक है, जब डिफरेंट स्पीशीज़ की बात हो रही होगी तब मैं फिशेस लफ्ज़ यूज़ करूँगी, और जब एक स्पीशी की बात हो रही होगी तब लफ्ज़ फ़िश यूज़ किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब हमने फ़िश की डेफिनेशन देख ली है, अब हम इसकी अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से इसकी डेफिनेशन देखें तब क्या है, इन द एवोल्यूशनरी सेंस ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर नॉट टेट्रापोड्स। ठीक है, कि इसकी सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास कि वो तमाम वर्टिब्रेट जो कि टेट्रापोड्स नहीं हैं वो फ़िश की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कि वो तमाम वर्टिब्रेट जो टेट्रापोड्स नहीं है। अब टेट्रापोड्स क्या होते हैं, आपको मालूम है कि टेट्रा मीन्स 4 और पोड्स मीन लिम्स। ठीक है, कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर 4 लिम्स पाए जाते हों, चाहे वो आपको पता है कि एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या फिर मैमल्स हैं, उनके अंदर वो तमाम के तमाम जो है हमारे पास टेट्रापोड्स हैं। तो इसका मतलब हुआ हमने फिशेस को तमाम जो है वो अदर क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट से सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो फिशेस ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, बल्कि टेट्रापोड्स नहीं होते, वो फिन्स रखते हैं अपेंडेजेस की सूरत में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशंस हो गई फ़िश की। नेक्स्ट अगर हम इसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की तरफ चलें, जिसमें बेसिकली हमने डिस्कस क्या करना है कि फिशेस वाटर में कैसे अडॉप्टेड हैं, वाटर उनको कैसे हेल्प कर रहा होता है अपनी सर्वाइवल के लिए, और इसके अलावा हमने डिस्कस करना है इसके अंदर कि फिशेस के अंदर क्या क्या अडॉप्टेशन पाई जाती हैं जो इन्हें सक्सेसफुल एनिमल्स बनाती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर की बात करें, वाटर इज़ अ बायंट मीडियम। ठीक है, बायंट मीडियम ऐसा मीडियम जो कि फिशेस को बायंसी प्रोवाइड करता है। बायंट मीडियम ऐसा मीडियम जो कि मेनली अपवर्ड थर्स्ट देता है फिश को। ठीक है, अपवर्ड थर्स्ट मतलब अपवर्ड प्रेशर देता है, जिसकी वजह से फिश जो है सिंक नहीं करती, बल्कि अपवर्ड आसानी से या अपवर्ड राइज हो जाती है। उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्ड थर्स्ट, मतलब अपवर्ड प्रेशर देता है। ठीक है, अगर हम फिश देखें, फॉर एग्जांपल ये एक फिश है। ठीक है, तो उसके ऊपर नीचे से भी प्रेशर पड़ रहा होता है। ठीक है, ऐसे उसके वाटर जो है उसको नीचे से भी पुश कर रहा है, ऊपर से भी उसके ऊपर पुशिंग का प्रेशर आ रहा है, इसी तरह साइड से भी, इधर से भी, तो हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। और बेसिकली ये कौन सा मीडियम प्रेशर दे रहा है उसे, वाटर। ठीक है, वाटर जो कि एक बायंट मीडियम है उसे बायंसी में हेल्प करता है, अपवर्ड्स राइज करने में या फिर डाउनवर्ड सिंक करने में उसे बेसिकली हेल्प कर रहा होता है। ये तो हमने वाटर की बात की। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अपना भी एक जो है बायंसी का सिस्टम होता है, दैट इज स्विम ब्लैडर। ठीक है, कि फिश के अंदर स्विम ब्लैडर मौजूद होता है जो कि एयर को गल्प करता है या फिर एक्सट्रैक्ट करता है, एयर को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है और फिश या तो अपवर्ड राइज करती है या फिर सिंक करती है बॉटम में और बायंसी को मेंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इट रेजिस्ट रैपिड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। ठीक है, कि फिशेस की वजह ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर में रह रहे हैं और वाटर रैपिड फ्लक्चुएशन को रेजिस्ट करवा रहा होता है फिशेस के अंदर। ठीक है, कि अगर रैपिड फ्लक्चुएशन आएंगी तो फिशेस की बॉडी को भी उसी तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा, जितनी जो चेंज आएगा फिशेस की बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपको पता है फिशेस जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, फिशेस की बात करें तो फिशेस क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल्स जो इन्वायरमेंटल चेंज के साथ अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है, जिसे हम पिक्यूलियर थर्म्स भी बोलते हैं। तो अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो इसका मतलब है उनकी बॉडी भी डायरेक्टली उस चेंज पर जो है वो एक्शन देगी। ठीक है, और डायरेक्टली उस चेंज को अपनी बॉडी के अंदर भी फील करेगी, जिसके हम कहेंगे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो इस रैपिड चेंज को रेजिस्ट कौन करवा रहा होता है फिशेस के अंदर, दैट इज वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर आपको पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि तमाम चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है और साथ साथ
इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो कहीं ज़्यादा है रॉक्स और स्टोन से। ठीक है कि ये रॉक्स और स्टोन से 6 टाइम्स ज़्यादा अपने अंदर हीट को मेंटेन कर सकता है, हीट को रिटेन कर सकता है, जिसकी वजह से ये रैपिडली फ्लक्चुएट नहीं करता। मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो रैपिडली फ्लक्चुएट नहीं करता, जिसकी वजह से ये जो करेक्टर है ये वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा होता है, फिशेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, बेनिफिट पहुंचाता है, जिसकी वजह से फिशेस को भी अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिशेस कोल्ड ब्लडेड हैं। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो उनका जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो भी साथ में चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इंपॉर्टेंस। इसके बाद है वाटर कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, लाइफ बिगिंस इन वाटर। आपको पता है हमने इकोलॉजी में भी डिस्कस किया था कि हमारी अर्थ प्लैनेट का 70 या 75% हिस्सा जो है वो वाटर पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जो प्लैनेट अर्थ है दैट इज़ ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट। ठीक है, और जो बेसिकली लाइफ की जो ओरिजिन है वो वाटर से हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एडॉप्टेशंस के बारे में, कि हमने पहले डिस्कस किया कि वाटर कैसे हेल्प करता है फ़िश को सक्सेसफुल बनाने में। सेकेंडली कि एक जो अगर वाटर उसको हेल्प कर रहा है, मीडियम उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए, तो साथ साथ फिशेस के अंदर भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, कोई ऐसी एडॉप्टेशंस होनी चाहिए जो उसको सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि जो काम है वो दोनों तरफ से साइनर्जिस्टिकली होता है। ठीक है, कि दोनों अगर कॉपरेशन करेंगे कि एक मीडियम उसे हेल्प कर रहा है, साथ साथ ऑर्गेनिज्म खुद अपने अंदर कोई ऐसी एडॉप्टेशन जो है वो रख लेता है, जिसकी वजह से दोनों जो है अफेक्टिवली काम करेंगे और काम जो है आसानी से हो जाएगा, मतलब सर्वाइवल जो है वो ईजिली हो जाएगी और सक्सेसफुल भी होगी। तो सबसे पहले हमने बात की एडॉप्टेशन की, वाटर की इंपॉर्टेंस की बात की। अब हम बात करते हैं एडॉप्टेशंस की, फिशेस के अंदर क्या एडॉप्टेशंस हैं जो इनको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिशेस की बॉडी की। ठीक है, आपको पता है कि फ़िश की बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइंड होती है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है जो कि फ़िश को रेजिस्टेंस देती है वाटर के ख़िलाफ़। ठीक है, कि वाटर का प्रेशर जो उसको हर तरफ से मिल रहा होता है वो इसको अपोज करके मूव करने में उसे हेल्प करती है, दैट इज़ स्ट्रीम लाइंड बॉडी, स्ट्रीम लाइंड शेप। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी हो गई स्ट्रीम लाइंड शेप जो कि इसको वाटर में सक्सेसफुल बना रही होती है। सेकेंड बात करें तो सेकेंड इसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कि इसकी बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है डिजॉल्व फॉर्म में वो उसको लेने में हेल्प करते हैं और रेस्पायरेशन में बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं, दैट इज़ इन द गिल्स। ठीक है, तो ये सेकेंड अडॉप्टेशन हो गई। थर्ड की बात करें तो थर्ड इनके अंदर स्विम ब्लैडर्स मौजूद होते हैं। बेसिकली बोनी फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर पाया जाता है जो कि एक ऑर्गन है और बेसिकली एयर को गल्प कर रहा होता है या फिर एक्सट्रैक्ट करता है और अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड बायंसी में हेल्प करता है, मींस अपवर्ड थर्स्ट में, या फिर लोअर्ड जो है फिश जो जब सिंक कर रही होती है तो बेसिकली स्विम ब्लैडर की वजह से सिंक करती है या फिर अपवर्ड मूव करती है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड अडॉप्टेशन हो गई फ़िश के अंदर। इसके अलावा फोर्थ अडॉप्टेशन है जो कि मोस्ट सक्सेसफुल बनाती है फिशेस को वाटर के अंदर, दैट आर देयर फिन्स। ठीक है, कि उनके अंदर फिन्स मौजूद होते हैं, चाहे वो पेयर्ड हों या फिर अनपेयर्ड हों। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये कॉडल फिन है। इसके ऊपर अगर हम डॉर्सल साइड की बात करें तो डॉर्सल साइड पर भी एक फिन मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं डॉर्सल फिन, और यहाँ पर एनस वाली साइड पर भी एक फिन मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं एनल फिन, और हेड के गिर्द एक फिन मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल फिन, और इस तरह से यहाँ पर एक फिन मौजूद होता है दैट इज़ पेल्विक फिन। ठीक है, तो इस तरह से पेयर्ड और कुछ अनपेयर्ड जो है फिशेस के अंदर फिन्स मौजूद होते हैं, और उस फिन्स की वजह से फिशेस जो है मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट हैं वाटर के अंदर। ठीक है, कि वो उनको स्विमिंग में हेल्प कर रहा होता है। फिन्स बेसिकली तमाम वर्टिब्रेट्स, चाहे उसमें मैमल्स हों जो कि वाटर के अंदर रह रही हैं जैसे कि वेल्स और सील्स वगैरह, चाहे वो क्रोकोडाइल्स हों या फिर एम्फीबियंस हों जो कि वाटर के अंदर रह रही हैं, वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते जितने के फिशेस हैं। आपको पता है कि अगर एम्फीबियन वाटर के अंदर रह भी रहे हैं तो उन्होंने हाफ लाइफ वाटर के अंदर गुजारनी है, उसके बाद उन्होंने जो है वो ज़मीन पर चले जाना है, लैंड की तरफ मूव कर जाना है। इसी तरह क्रोकोडाइल भी है, वो भी कुछ टाइम के लिए पानी के अंदर आता है, बाकी जो लाइफ है वो अपनी लैंड पर गुजार रहा है। इस तरह वेल्स और सील्स की भी बात कर लें, वो भी इतने अडॉप्टेड नहीं है वाटर के अंदर जितनी के फिशेस के अंदर अडॉप्टेशंस पाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की भी बात कर लें तो इनवर्टिब्रेट्स भी ज़्यादा सक्सेसफुल जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर नहीं है एज़ कम्पेयर टू फिशेस।
तो फिशेस क्यों सक्सेसफुल हैं इतनी ज़्यादा अडॉप्टेड है वाटर के अंदर, क्योंकि उनके अंदर जो है स्ट्रीमलाइन शेप होती है, उनके अंदर गिल्स होते हैं जो कि इन्हें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा उनके अंदर स्विम ब्लैडर मौजूद होता है जो कि इन्हें बायंसी देता है, और साथ साथ उनके अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं जो कि इन्हें स्विमिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी फिशेस की अडॉप्टेशन। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट डिस्कस करें, द फिशेज आर अडॉप्टेड टू एक्वेटिक इन्वायरमेंट, नो अदर एनिमल्स इज अडॉप्टेड टू एक्वेटिक इन्वायरमेंट लाइक फिशेज। ये वही बात जो मैंने अभी डिस्कस की कि कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है, चाहे वो वर्टिब्रेट हो या फिर इनवर्टिब्रेट हो, जो इतना सक्सेसफुली अडॉप्टेड हो वाटर के अंदर जैसे जितना कि फिशेज अडॉप्टेड है। और फिशेज क्यों अडॉप्टेड हैं इनकी हमने रीजंस डिस्कस कर ली हैं। The adoptive radiations in fishes started more than 500 million years ago. ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने पैराफाइलेटिक लिनिएज डिस्कस किया था, रिलेशनशिप डिस्कस किया था, तब हमने कॉर्डेट्स का तब हमने डिस्कस किया था कि फिशेस जो है बेसिकली 500 मिलियन ईयर्स अगो एवॉल्व हुई हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। दीज रेडिएशंस आर स्टिल कंटिन्यूइंग, कि अभी भी जो है मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ जो है वो फिशेस की अभी तक एवॉल्व हो रही हैं। तो ये थी हमारे पास बेसिकली एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया कि फिशेस जो हैं बेसिकली वाटरी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स हैं ड्यू टू देयर अडॉप्टेशंस, और इसके अलावा वो एंसेस्टर हैं तमाम वर्टिब्रेट्स के। उसके अंदर एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स, तमाम तरह के वर्टिब्रेट्स की जितनी भी क्लासेस हैं उनका एंसेस्टर कौन है? फिशेस। फिशेस आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ली एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता क्या है? बेसिकली अगर हम इसको देखें तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने जो है वो डिस्कस किया था फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, और सफेलोकॉर्डेटा में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, दैट इज एम्फियोक्सियस। ठीक है, एम्फियोक्सियस हमने एक एनिमल डिस्कस किया था, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ सब फाइलम सफेलोकॉर्डेटा। और मैंने बोला था कि ये जो एम्फियोक्सियस है ये एंसेस्टर है तमाम वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तमाम के तमाम कहाँ से एवॉल्व हुए हैं? इस एम्फियोक्सियस से, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे मॉडर्न कैरेक्टर्स मौजूद थे जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो सबसे पहले एवॉल्व होगा, फर्स्ट वर्टिब्रेट कोई ना कोई होगा। तो बेसिकली वो कौन होगा? ऑब्वियसली वो कोई ना कोई फिश होगी जो सबसे पहले लैंड पर जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में आई होगी एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा के। रिप्रेजेंटेटिव होगा वो किसका? सब फाइलम वर्टिब्रेटा का। तो हमने कहा कि फर्स्ट जो वर्टिब्रेट है वो फिश है जो एवॉल्व हुई, किससे एवॉल्व हुई होगी? बेसिकली वो एम्फियोक्सियस से। ठीक है, कि एम्फियोक्सियस फिशेस का एंसेस्टर है। एम्फियोक्सियस किससे बिलोंग करता है? सफेलोकॉर्डेट से। तो बेसिकली ये एक रिलेशनशिप कायम हो रहा है ना, एक लिंक कायम हो रहा है किसके दरमियान? सफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, कि सफेलोकॉर्डेट से बेसिकली वर्टिब्रेट्स एवॉल्व हुए हैं। इस रिलेशनशिप को चेक करना, इस रिलेशनशिप को स्टडी करना क्या कहलाता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, कि मुख्तलिफ फाइला के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और इसी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हमने डिस्कस करना है फिशेस के अंदर, कि फिशेस कैसे सफेलोकॉर्डेट से एवॉल्व हुई हैं, कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो सफेलोकॉर्डेट से उन्हें एवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं फिशेस की तरफ। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करना है बेसिकली। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, फिशेस आर द मेंबर्स ऑफ कॉर्डेट सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये आपको मालूम है कि हमारे पास जो कॉर्डेट है वो एक फाइलम है और उसके आगे 3 सब फाइला थे, दैट इज यूरोकॉर्डेट, सफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पीछे जो हम पढ़ते आ रहे हैं फाइलम्स को और क्लासिफिकेशन को उनको अपने माइंड में रखना है, उनको नहीं भूलना, क्योंकि जो तमाम चीज़ें हम आगे पढ़ते जाएंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एवॉल्व हो गई है। ठीक है, तो पीछे से ये लिंक चलता आ रहा है, पीछे से चीज़ें चलती आ रही हैं जो आगे जाकर मॉडर्न तो हो रही हैं, लेकिन काम उनका पिछले वाला ही है। ठीक है, तो अगर आपको पिछले वाली चीज़ें अच्छे से पता हैं तो आप नेक्स्ट जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पीछे वाली चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, माइंड में रखना है। तो आपको पता है कि कॉर्डेट से एक फाइला था और उसके अंदर 3 सब फाइला थे, दैट इज यूरोकॉर्डेट, सफेलोकॉर्डेट एंड सब फाइलम वर्टिब्रेट।
ठीक है, तो वर्टिब्रेट से बिलोंग कौन कर रहा है? फिशेस जो है वर्टिब्रेट से बिलोंग कर रही है। दे हैव वर्टिब्री दैट सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कि इनके अंदर बोन्स पाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्री, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, कि ये आपको वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नजर आ रही होगी फिशेस की, और ये जो है बैकबोन है जो कि वर्टिब्री की सूरत में होती है। ठीक है, और ये वर्टिब्री इसके अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है कहाँ से इवॉल्व हुई है? नोटोकॉर्ड से, जो कि जो कि हमारे ये कॉर्डेट्स के अंदर मौजूद थी, उनका हॉलमार्क था। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली इवॉल्व हुई है नर्व कॉर्ड से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है इनकी एवोल्यूशन। फिशेस आल्सो हैव स्कल दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, कि इनके अंदर स्कल मौजूद होती है। ये आपको नजर आ रही है कि इनके अंदर स्कल होती है और इस स्कल के अंदर एनक्लोज होता है ब्रेन। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर जो है एवॉल्व हो चुके हैं कॉर्डेट से, अब वर्टिब्रेट्स की तरफ मूव कर चुके हैं। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किए हुए है, और इनके अंदर स्कल मौजूद है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसके हमने बेसिकली वर्टिब्रेट्स की जो है एवोल्यूशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स फर्स्ट वर्टिब्रेट। ठीक है, कि फर्स्ट वर्टिब्रेट जो दुनिया में आया वो कौन था? ठीक है, तो इसमें जो है बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी कि कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जो कि फर्स्टली एवॉल्व हुआ, लैंड पर हुआ या फिर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हुआ। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो फर्स्टली एवॉल्व हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले जोलॉजिस्ट जो है वो कंफ्यूज थे कौन सा ऐसा एनिमल है, लेकिन फिर मुख्तलिफ तरह की जो है वो मॉलिक्यूलर एविडेंसेस इकट्ठे किए गए। मॉलिक्यूलर एविडेंस की बेस पर यह सजेस्ट किया गया कि सेफेलोकॉर्डेट से जो है बेसिकली एवॉल्व हुए हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट। ठीक है, सेफेलोकॉर्डेट इज द एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेफेलोकॉर्डेट की एग्जांपल है एम्फियोक्सस। ठीक है, कि एम्फियोक्सस एक एनिमल है जो कि सेफेलोकॉर्डेट की से बिलोंग करता है, और एम्फियोक्सस के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि एम्फियोक्सस इज द एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर एविडेंसेस से पता चला कि जो सेफेलोकॉर्डेट्स हैं वो एंसेस्टर हैं वर्टिब्रेट्स के। नेक्स्ट इज दीज एविडेंस सजेस्ट दैट वर्टिब्रेट लिनिएज गोज बैक टू 750 मिलियन ईयर्स अगो, के जो वर्टिब्रेट्स हैं वो 750 मिलियन ईयर्स अगो एवॉल्व हुए हैं। Cladistic analysis indicates that hag fishes are most primitive vertebrates। ठीक है, कि hag fishes जो है वो most primitive है, बहुत पुरानी vertebrates हैं जो कि फर्स्टली evolve हुई हैं। आपको पता है कि hag fishes को हम क्लास मिक्सिनी के अंदर प्लेस करते थे, क्लास मिक्सिनी। ठीक है, तो मिक्सिनी के अंदर हमने इसको प्लेस किया था और हमने कहा था कि ये बेसिकली क्लास मिक्सिनी से बिलोंग करती है, दैट आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने कहा कि इसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। ये इसकी हो गई फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, इसे हम कह सकते हैं कि एवॉल्व हुआ लैंड पर, दैट इज फिश या फिर हैग फिश। ठीक है, द टू की वर्टिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कनेक्शन बिटवीन दीज लिनिएज एंड अदर वर्टिब्रेट्स। वो कौन कौन से जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिनिएज डेवलप कर रहे हैं? दैट आर देयर बोन एंड ब्रेन, के दो करेक्टर्स हैं जो कि लिनिएज डेवलप कर रहे हैं। वो क्या है? बोन, के बोन का प्रेजेंस होना और इसके अलावा ब्रेन की प्रेजेंस होना। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये फिशेस हैं और इसी से अवॉल्व हुए हैं मैमल्स तक। ठीक है, कि फिशेस जो हैं वो एंसेस्टर हैं तमाम वर्टिब्रेट्स का, चाहे वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह की और जो है डिवेलप्ड फिश हों या फिर एम्फीबियन हों, रेप्टाइल हों या फिर मैमल्स हों, वो तमाम के तमाम जो हैं वो इसी फिशेस से एवॉल्व हुए हैं। तो फिर हम कह सकते हैं फिशेस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट जो कि लैंड पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एवॉल्व हुआ, और उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ तरह के वर्टिब्रेट्स आए हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो फिशेस की लिनिएज को, तो हम कहते हैं फिशेस जो है वो मोनोफाइलेटिक लिनिएज से बिलोंग नहीं करते। मोनोफाइलेटिक मतलब इनका जो ओरिजिन है वो एक नहीं है, बल्कि पैराफाइलेटिक ओरिजिन से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के करेक्टर्स जो हैं वो टेट्रापोड जो है बेसिकली इसी से एवॉल्व हुए हैं, मोनोफाइलेटिक नहीं है ये। मीन्स तमाम तरह के जो टेट्रापोड हैं, चाहे उसके अंदर हमारे पास एम्फीबियंस आ जाएं, रेप्टाइल्स आ जाएं और मैमल्स आ जाएं, वो सारे के सारे टेट्रापोड्स हैं, और टेट्रापोड्स बेसिकली एवॉल्व हुए हैं फिशेस से।
फिश आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, लेकिन बाकी के ये तमाम के एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, कि एंसेस्टर हैं तमाम बाकी इसी से इवॉल्व हुए हैं। किस करेक्टर की बेस पर? बोन और ब्रेन के करेक्टर की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये कनेक्शन बना रहा है, लीनिएज, एक लीनिएज बना रहा है। जो अर्लीस्ट कॉर्डेट्स थे हमारे पास और वर्टिब्रेट्स के दरमियान एक कनेक्शन है बोन और ब्रेन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रिलेशनशिप्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम हाइपोथेसिस को डिस्कस करें कि एवोल्यूशन इसकी बेसिकली हुई किस वजह से है, तो हमने बेसिकली डिस्कस किया कि 2 पॉइंट्स हैं, ब्रेन और बोन्स। तो सबसे पहले हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, कि एवोल्यूशन कैसे हुई ब्रेन की। आपको पता है कि ब्रेन बेसिकली कहाँ से एवॉल्व हुआ होगा? वर्टिब्रेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड से, ठीक है। कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड मौजूद थी और हमने कहा था कि नर्व कॉर्ड जो है वो कनेक्शन का काम कर रही होती है, कोऑर्डिनेशन का काम कर रही होती है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि यही नर्व कॉर्ड वर्टिब्रेट्स के केस में किस में बदल जाती है? एंटीरियर साइड पर ब्रेन में बदल जाती है और पोस्टीरियर साइड पर ये स्पाइनल कॉर्ड बना देती है, ठीक है। तो एंटीरियर साइड पर जो ब्रेन बन रहा है वर्टिब्रेट्स के अंदर, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले है कि इसकी डिस्कवरी हुई कैसे, कि ब्रेन को हमने डिस्कवर कैसे किया वर्टिब्रेट्स के अंदर। चाइनीज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल। इट इज़ अ स्मॉल लेंसलेट शेप्ड एनिमल, के लेंसलेट आपको पता है बेसिकली जो यूरोकॉर्डेट्स थे, सॉरी सेफेलोकॉर्डेट्स थे, उसको हमने कहा था कि वो लेंसलेट्स हैं, और हमने यूरोकॉर्डेट्स को कहा था कि वो सी स्कर्ट्स हैं या फिर ट्यूनिकेट्स हैं। तो बेसिकली जो लेंसलेट्स हैं वो क्या हैं? सेफेलोकॉर्डेट्स हैं। और हम पहले पिछले स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एवोल्यूशन कैसे हो रही है, वर्टिब्रेट्स कहाँ से एवॉल्व हुए हैं? सेफेलोकॉर्डेट्स से। सेफेलोकॉर्डेट्स की एग्जांपल थी एम्फियोक्सस, तो बेसिकली एम्फियोक्सस से एवॉल्व हुए हैं वर्टिब्रेट्स। तो हम कह सकते हैं कि लेंसलेट से बेसिकली एवॉल्व हुए हैं वर्टिब्रेट्स। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, लेंसलेट भी सेम है, सेफेलोकॉर्डेट इज द लेंसलेट, और एम्फियोक्सस भी सेम चीज़ें हैं, मतलब लेंसलेट, सेफेलोकॉर्डेट और एम्फियोक्सस एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट वर्टिब्रेट था जो कि एवॉल्व हुआ, उसकी शेप किस तरह की थी? लेंसलेट की तरह की थी, जिसे हमने कहा था कि वो जो है वो उसकी लेटरल साइड्स पर वो कंप्रेस होता है और ट्रांसपेरेंट सी उसकी शेप होती है, ठीक है। इस तरह की हमने उसकी शेप बनाई थी लेंसलेट की। और हमने कहा था इसके अंदर ये जो टेल भी पाई जाती है, और हमने कहा था कि ये जो है लिटरली कंप्रेस होता है लेंसलेट। इसकी भी जो हमारे पास फर्स्ट वर्टिब्रेट था उसकी भी कुछ शेप ऐसी ही थी, और उसकी भी बॉडी कंप्रेस थी और बेसिकली लेंसलेट की शेप थी। और इसके और कैरेक्टर्स डिस्कस करें। हैव एक्टिव प्रीडेटरी लाइफस्टाइल, कि इसका जो लाइफस्टाइल था प्रीडेटरी इन नेचर था, मींस हेट्रोट्रॉप्स थे जो कि बेसिकली मुख्तलिफ तरह की स्मॉल फिशेस को या स्मॉल इनवर्टिब्रेट से अपनी फीड हासिल कर रहे थे, मतलब स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को इंजेस्ट कर रहे थे और उनसे फीड ले रहे थे अपनी। तो इसका मतलब है अगर प्रीडेटरी लाइफस्टाइल था तो प्रीडेटर किस बेस पर अपने जो है प्रे को डिटेक्ट करता है, कि अगर कोई प्रीडेटर है उसने प्रे को डिटेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये प्रीडेटर है और इसके सामने ये स्मॉल जो है कोई इनवर्टिब्रेट पड़ा है, इसने इसको फीड करना है, इसको खाना है। तो बेसिकली कोई ना कोई सेंस ऑर्गन होगा, कोई ना कोई इसको सेंस ऑर्गन की बेस पर ये इसको डिटेक्ट करेगा, जिसकी, या फिर इसको देखेगा तो इसके अंदर आइज होनी चाहिए जिसकी बेस पर ये इसके देखे, या फिर इसके अंदर कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जो ब्रेन होना चाहिए जो इसके पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करे और ये इस एनिमल की तरफ मूव करे ताकि ये इसको खा सके, इसको इंगल्फ कर सके, ठीक है। तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेशन कहाँ से आएगी? ब्रेन से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ब्रेन था, जिसकी वजह से ये प्रीडेटरी एनिमल हैं। प्रीडेटरी एनिमल इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर ब्रेन मौजूद है, कि ये चीज़ों को इंटर रिलेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्रेन मौजूद है, इस वजह से ये प्रीडेटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, ठीक है। सेकेंड है अ ब्रेन प्रेजेंट प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, कि इनके अंदर ब्रेन मौजूद होता है जो कि सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करता है विद अ पेयर ऑफ आइज, ठीक है। कि इसने इस एनिमल को देखा दैट इज इनवर्टिब्रेट, उसने सोचा कि मैंने इसको खाना है। अब उसकी जो इसको जो सेंसरी इनपुट मिला, मतलब आंखों से इसने इसको देखा, तो अब ये इनपुट इसको मिल गया है, अब इसने इसकी तरफ मूव करना है, मतलब आगे जाना है इसको खाने के लिए, तो वो इनपुट जो प्रोसेसिंग होगी वो ब्रेन करेगा और इसको आगे की तरफ मूव करवाएगा, एक जो है एक्शन अमल में आएगा, जिसकी वजह से ये अपने प्रीडेटरी लाइफस्टाइल को जो है मेंटेन रखेगा। तो बेसिकली ब्रेन इनके अंदर मौजूद है जो कि सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करता है, और पेयर ऑफ आइज जो है उसको हेल्प कर रही होती है। इनके अंदर पेयर ऑफ आइज भी मौजूद होती हैं।
इसके अलावा मसल ब्लॉक्स इनके अंदर नज़र आए, जो हमने ये फोसल्स डिस्कवर किए थे चाइनीज़ रिसर्चर ने। उनके अंदर क्या क्या हमें मिला कि उनका प्रीडेटरी लाइफस्टाइल था, क्योंकि उनके अंदर ब्रेन मौजूद था, सेंसरी इनपुट उनको मिल रहा था आइज़ के ज़रिए से। इसके अलावा इनके अंदर जो है बॉडी पर मसल्स के ब्लॉक्स इनको नज़र आए थे, फोसल्स के अंदर मसल ब्लॉक्स। अगर इनके अंदर मसल्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है ये मूव कर सकते हैं आसानी से, ये सेडेंट्री नहीं है बल्कि मोटाइल हैं, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इनके अंदर मसल ब्लॉक्स मौजूद है, मतलब इनको स्विमिंग में हेल्प कर रहे थे, जो कि इनको स्विम करने में, एक जगह से दूसरी जगह स्विम करने में हेल्प कर रहे थे। अभी फिन्स जो हैं वो मौजूद नहीं है इनके अंदर, बल्कि सिर्फ मसल्स मौजूद हैं जो कि इनको हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट में। तो इस एविडेंस से हमें पता चला है कि जो इनका, अगर इन्होंने प्रे को डिटेक्ट किया है तो वो किसी न किसी इनपुट सिग्नल्स के ज़रिए से किया है। तो वो इनपुट सिग्नल कौन देगा? इनको आइज़ देगा, आइज़ देंगी। तो इसका मतलब इनके अंदर आइज़ मौजूद हैं जो कि इनको प्री हिस्टोरिक सीज़ के अंदर मूव करने में या फिर स्विम करने में इनको हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन थी फर्स्ट वर्टिब्रेट या फिर फर्स्ट फिश के अंदर, जो कि बेसिकली हैग फिशेस जो कि मिक्सनी से बिलोंग करती हैं उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ डेंटिकल्स। ठीक है, कि अब हमने बेसिकली बोन्स को डिस्कस करना है, एवोल्यूशन ऑफ बोन्स। ठीक है, कि एवोल्यूशन ऑफ बोन्स हुई कहाँ से। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ बोन्स की बात करें तो उसमें हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस हैं। हमने पहले ब्रेन को डिस्कस किया, अब हम कह रहे हैं कि बोन्स की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है। तो उसके लिए हमारे पास है फर्स्ट हाइपोथेसिस, दैट इज ओरिजिन फ्रॉम डेंटिकल्स। ठीक है, डेंटिकल्स किसे कहते हैं? डेंटिकल्स कह रहे हैं किसी ऐसे स्ट्रक्चर को, बोन लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी बोन जो कि स्किन पर पाई जा रही है उसे हम कह रहे हैं डेंटिकल्स, चाहे वो स्केल की सूरत में हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, अदर हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट बोन वाज अराइज फ्रॉम डेंटिकल्स, कि जो बोन्स हैं फिशेस के अंदर हमने पढ़ा कि या तो ब्रेन अराइज हुआ है, वो कैसे हुआ है। अब हम बोन की बात करें कि बोन कैसे अराइज हुई है, तो बोन अराइज कहाँ से हुई है? हमारे पास डेंटिकल्स के ज़रिए से। ठीक है, डेंटिकल्स इन द स्किन, के स्किन पर कोई ऐसे स्केल्स मौजूद थे, कोई ऐसी जो है बोन्स मौजूद थी जो कि वहाँ से बोन अराइज हुई हैं फिशेस के अंदर। ठीक है, कि बोन्स बेसिकली वहाँ से अराइज हुई हैं। बोन्स वर प्रेजेंट इन बोनी आर्मर फिश कॉल्ड ओस्ट्रैकोडम्स, के एंशियंट फिश है हमारे पास ओस्ट्रैकोडम। इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये जॉलेस फिशेज हैं। इसमें अंदर मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं दैट आर आर्मर्ड विद बोन्स। ठीक है, जॉलेस होती हैं बेसिकली दैट आर एक्सटिंक्ट फिशेज। जॉलेस एक्सटिंक्ट मतलब अब नहीं पाई जाती, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स। जॉलेस एक्सटिंक्ट इनएक्टिव फिल्टर फीडर्स, इनएक्टिव होते हैं, लैक जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। इनके अंदर जो है वो जॉज भी नहीं होते और अपेंडेजेस भी मौजूद नहीं होते। बॉटम में रहती हैं, प्री हिस्टोरिक लेक्स और सीक्स के बॉटम में ये मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओस्ट्रैकोडर्म्स हैं, जिसको हमने कहा कि ये जॉलेस वर्टिब्रेट हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनकी वजह से बोन्स, अब जो फिशेस में बोन्स हैं वो इन्हीं ओस्ट्रैकोडर्म्स की वजह से एवॉल्व हुई हैं। इनके अगर हम ग्रुप्स की बात करें कि इनके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं, उससे पहले आपको ये कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी दैट आर ओस्ट्रैकोडर्म्स। ठीक है, कि ये मेनली ओस्ट्रैकोडर्म्स के फोसल्स की फिशेस जो हैं, अब आपको पता है कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये इनके फोसल्स की आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको बताया था कि ओस्ट्रैकोडर्म जो है वो जॉलेस एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स हैं या फिशेस हैं जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं। इनके ग्रुप्स की बात करें तो इनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं हेट्रोस्ट्रैकन्स, ओस्टियोस्ट्रैकन्स एंड एनेप्सिड्स। ठीक है, हेट्रोस्ट्रैकन्स जो बेसिकली जिनके अंदर प्रिमिटिव जो है ओस्ट्रैकोडर्म्स हैं, बहुत पुराने हैं। इनके अंदर बेसिकली फ़िल्टर फीडिंग का हैबिटेट मौजूद था। फ़िल्टर फीडिंग के ज़रिए से ये अपनी खुराक ले रहे होते थे, लेकिन बेसिकली वो फ़िल्टर फीडिंग जो था वो मसल्स की मदद से खुराक जो है इनके इंजेस्ट में मुंह तक आती थी, माउथ तक पहुंचती थी। सीलरी एडॉप्टेशन नहीं थी, बल्कि मस्कुलर मूवमेंट की वजह से फूड को इंजेस्ट किया जाता था। तो ये इनके अंदर एक न्यू एडॉप्टेशन थी हेट्रोस्ट्रैकन के अंदर। इसके अलावा जो है ओस्टियोस्ट्रैकन है, इनकी बात करें तो इनके अंदर फिन्स एवॉल्व होना शुरू हो गए थे। ठीक है, कि इनके अंदर पेयर्ड फिन्स, जिसको हम कह सकते हैं पेक्टोरल फिन। ठीक है, कि पेक्टोरल फिन इनके अंदर एवॉल्व हो चुका था ओस्ट्रियोस्ट्रैकन्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लीनिएज चलती आ रही है कि पहले जो बहुत प्रिमिटिव है अब मॉडर्न की तरफ जा रही हैं।
तो यहाँ पर फिन्स नहीं थे, अब यहाँ पर फिन्स आ चुके हैं। इसके अलावा एनैप्सिड्स की बात करें तो एनैप्सिड जो है वो ऑस्टियोस्ट्रैकन से भी ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट हैं, डोमिनेंट थी, अब तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ज़्यादा करेक्टर्स पाए जाएंगे जो कि फ़िश से बिलोंग करेंगे। इनमें क्या था कि स्ट्रीम लाइन इनकी बॉडी थी, जो कि अब हमें मालूम है कि जो अब मॉडर्न फिशेज़ हैं उनकी बॉडी भी स्ट्रीम लाइन है। तो इसका मतलब है एवोल्यूशन हो रही है प्रिमिटिव से मॉडर्न की तरफ। ये तीनों अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन ये एवोल्यूशन हुई है कि अब जो हमारे पास मॉडर्न फिशेज़ हैं वो इन्हीं एनैप्सिड से बिलोंग करती हैं, इन्हीं एनैप्सिड से एवॉल्व हुई हैं। तो ये थे हमारे पास ओस्ट्रैकोडर्म्स के ग्रुप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ बोन, जिसका सेकंड हाइपोथेसिस है हमारे पास, कि हमने कहा था कि दो हाइपोथेसिस हैं एवोल्यूशन ऑफ बोन के। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि या तो डेंटिकल्स से अवॉल्व हुई है बोन्स, जिसमें डेंटिकल्स में हमने डिस्कस किया कि ओस्ट्रैकोडर्म्स बेसिकली ऐसे एनिमल्स हैं जिससे अवॉल्व हो सकती हैं बोन्स, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ बोन फ्रॉम डेंटाइन। डेंटाइन कहते हैं टीथ को, ठीक है, कि हो सकता है ये हाइपोथेसिस है कि टीथ से भी अवॉल्व हो सकती है बोन। तो अगर टीथ से अवॉल्व हुई है तो उसका सेकंड हाइपोथेसिस है हमारे पास डेंटाइन। द फोसिल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एंशियंट एनिमल कोनोडोंट्स वर डिस्कवर्ड। कोनोडोंट्स क्या है? कोनो मीन्स कोन और डोंट्स मीन टीथ, ठीक है, कि ऐसे टीथ जिनकी शेप जो है वो रूट लाइक हो या फिर कोन लाइक हो। जैसे ऐसे आपको कोई शेप नज़र आ रही हो इनके माउथ के अंदर, ठीक है, ये आपको शेप नज़र आ रही होगी रूट लाइक या फिर कोन लाइक, उन्हें हम कहते हैं कोनोडोंट्स, के उनके माउथ के अंदर जो है वो रूट लाइक टीथ पाए जाते थे। तो कह सकते हैं कि फिशेस के अंदर जो बोन्स हैं वो बेसिकली इन्हीं कोनोडोंट से एवॉल्व हुई हैं। ये क्या थे? ईल लाइक एनिमल्स हैं, हैव टू लार्ज आइज एंड अ माउथ। इनके अंदर जो दो लार्ज आइज पाई जाती हैं और माउथ पाए जाते हैं, और इस माउथ के अंदर रूट लाइक टीथ मौजूद होते हैं। और ये हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि इन्हीं जो रूट लाइक टीथ हैं इन्हीं से बेसिकली बोन्स एवॉल्व हुई हैं। जो मॉडर्न हमारे पास फिशेस हैं मॉडर्न, उनके अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं या बैक बोन पाई जाती है और स्कल पाई जाती है, वो तमाम की तमाम बोन्स वो इन्हीं कोनोडोंट से एवॉल्व हुई हैं, रूट लाइक टीथ से एवॉल्व हुई हैं। फर्स्ट हमने जो पढ़ा हाइपोथेसिस, उसमें हमने कहा कि जो बोन्स हैं वो बेसिकली कहाँ से एवॉल्व हुई हैं, जो है वो स्किन के ऊपर जो बोन्स पाई जाती हैं और वहाँ से एवॉल्व हुई हैं, मेनली ओस्ट्रैकोडर्म से एवॉल्व हुई हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि जो बेसिकली बोन्स हैं फिशेस के अंदर, वो कहाँ से एवॉल्व हुई हैं? टीथ से एवॉल्व हुई हैं, जो कि रूट लाइक टीथ हैं, कोनोडोंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। कोनोडोंट्स की बात करें तो कोनोडोंट्स के अंदर बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि एम्फियोक्सस की जैसी हैं, ठीक है। एम्फियोक्सस हमने कहा था कि एम्फियोक्सस कौन है? एम्फियोक्सस बेसिकली सेफेलोकॉर्डेट्स है, जो कि एंसेस्टर है तमाम वर्टिब्रेट्स का। इसकी बात करें तो जो कोनोडोंट्स हैं इसके अंदर सेफेलाइजेशन आपको नज़र आ रही होगी कि प्रॉपर हेड मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर पेयर्ड आइज मौजूद हैं, और इसके अलावा इसकी जो शेप है आपको ईल लाइक नज़र आ रही है, और बोन लाइक मिनरल एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, कि इसके अंदर ऐसे मिनरल एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि बोन लाइक हैं। तो ये करेक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि ये एम्फियोक्सस जैसे करेक्टर हैं, एम्फियोक्सस के अंदर भी ऐसे करेक्टर्स मौजूद थे। तो बेसिकली ये हमें एवोल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं कि कोनोडोंट से अब बेसिकली मॉडर्न फिशेस एवॉल्व होंगी दैट आर जॉलेस एंड जॉड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जॉलेस की बात करें तो उसमें लैम्प्रेज और हैग फिशेस आ जाती हैं, और जॉड की बात करें तो उसमें कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस आ जाती हैं। तो वो तमाम की तमाम इस कोनोडोंट से एवॉल्व हुई हैं या फिर ओस्ट्रैकोडर्म से एवॉल्व हुई हैं, जिसके अंदर हमने 3 ग्रुप्स उसको डिवाइड किए थे। और लास्ट में हमने कहा था कि एनैप्सिड जो है वो बेसिकली एंसेस्टर हैं तमाम फिशेस का। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ फिशेज इन मेरीन और फ्रेश वाटर, के एवोल्यूशन अब हमें ये नहीं मालूम कि फिशेज जो है वो मेरीन वाटर, सबसे पहली फिश मेरीन वाटर में एवॉल्व हुई या फिर फ्रेश वाटर में एवॉल्व हुई। इसके बारे में बहुत से जो है डिफ़िकल्टीज़ हैं, कन्फ्यूजन थी साइंटिस्ट के दरमियान कि फ़िश जो है वो सबसे पहले मेरीन वाटर में आई या फिर फ्रेश वाटर में आई। तो इसको सॉल्व कैसे किया गया? इसको सॉल्व करने के लिए एंशियंट ऑर्गेनिज्म की तरफ देखा गया। तो हमने इसका जो एनालिसिस किया तो इसमें क्या था? एंशियंट ड्यूटेरोस्टोम फाइला वाज ऑल मेरीन, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोम के अंदर कौन थे?
ड्यूटेरोस्टोम के अंदर हमने इनवर्टिब्रेट्स भी डिस्कस किए थे जिसके अंदर अकाइनोडर्म्स थे। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसके अंदर हेमीकॉर्डेट्स भी तमाम के तमाम ड्यूटेरोस्टोम हैं, और कॉर्डेट्स जिसके अंदर हमने सेफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स को डिस्कस किया था वो भी ड्यूटेरोस्टोम है। तो इसका मतलब है तमाम ड्यूटेरोस्टोम, हमने हेमीकॉर्डेट्स को भी कहा था कि वो मेरीन एनिमल्स हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स को भी कहा था कि वो मेरीन एनिमल्स हैं। इसके अलावा एकाइनोडर्म्स को भी हमने बोला था कि वो मेरीन एनिमल्स हैं। तो इसका मतलब है अगर तमाम जो है ड्यूटेरोस्टोम वो मेरीन थे तो इसका मतलब है इनसे अवॉल्व जो एनिमल होगा वो भी मेरीन में ही हुआ होगा, मेरीन एनवायरनमेंट में ही इवॉल्व हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर इस सेफेलोकॉर्डेट से, आपको पता है कि एम्फियोक्सियस से ही फिशेज इवॉल्व हुई हैं, तो इस सेफेलोकॉर्डेट से अगर फिश इवॉल्व हुई है, सेफेलोकॉर्डेट अगर मेरीन एनवायरनमेंट में रह रहा था तो वो फ्रेश वाटर में जाकर फिशेज नहीं बनाएगा बल्कि मेरीन में ही फिशेज इवॉल्व हुई होंगी। तो इससे हमने सजेस्ट किया कि जो फर्स्ट वर्टिब्रेट था वो भी मेरीन एनवायरनमेंट में ही इवॉल्व हुआ होगा। ठीक है। होएवर वर्टिब्रेट्स वर अडॉप्टेड टू फ्रेश वाटर वेरी अर्ली। ठीक है कि लेकिन जो हमारी अडॉप्टेशंस हैं फिशेस के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर बहुत जल्दी आ गई। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फिशेस ऐसी हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रह रही होती हैं। ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं फिशेस की वो फ्रेश वाटर के अंदर ही मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फिशेस की जो अडॉप्टेशन है फ्रेश वाटर के अंदर वो बहुत ज़्यादा अर्ली जो है वो आ गई थी इनके अंदर, क्योंकि आपको पता है फ्रेश वाटर इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज। आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो फ्रेश वाटर है अर्थ पर वो जस्ट 3% है आउट ऑफ 100%। 97% जो है वो मेरीन वाटर है। तो इसका मतलब है मेरीन इन्वायरमेंट जो है हमारे पास 97% है अर्थ प्लैनेट के ऊपर, और 3% सिर्फ फ्रेश वाटर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स और फिर आइस कैप्स और जो हमारे पास ग्लेशियर्स होते हैं उस सूरत में फ्रेश जो है इन्वायरमेंट मौजूद है हमारे पास वाटर का। तो इस 3% के अंदर जो इतनी तमाम फिशेज़ हैं स्पीशीज़ की, वो तमाम की तमाम इसके अंदर उसमें से 41% जो स्पीशीज़ हैं फ़िश की वो जो है फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है। तो ये हमें सजेस्ट करती है कि फ्रेश वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फिशेज़ के ज़्यादातर जो फिशेज़ की जो स्पीशीज़ हैं 41% वो फ्रेश वाटर के अंदर ही रह रही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थी एवोल्यूशन ऑफ फिशेज़ इन मेरीन और फ्रेश वाटर। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ फिशेज़ हैं वो फ्रेश वाटर से बिलोंग करती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्टिब्रेट है या फर्स्ट फिश थी जो हमारी, वो मेनली मेरीन वाटर के अंदर ही एवॉल्व हुई है, क्योंकि तमाम ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स भी मेरीन इन्वायरमेंट में रहते थे। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर्स जिसमें हमने बेसिकली फ़िश की एवोल्यूशन को डिस्कस किया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप डिस्कस किया। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स देयर सर्वे ऑफ फिशेस, जिसमें हम बेसिकली इसको क्लासिफिकेशन का डिस्कस करेंगे, जॉड और जॉस फिशेस और जॉलेस फिशेस, और इस तरह जॉड फिशेस को डिस्कस करेंगे हम। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।